हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन शॉट के बारे में। इसके अंदर हम ये देखेंगे ये कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, कैसे सिलेक्शन शॉट अपना काम करता है, पूरे प्रोसीजर को समझेंगे हम विद एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कैसे ये सिलेक्शन शॉट आगे बढ़ता है और शॉर्ट करके देता है हमें पूरा डेटा। उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर और फिर डिटेल में चेक करेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यूज में जानने के लिए। एट द एंड हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो कि बहुत ही डीप एनालिसिस होगा इस एल्गोरिथम का, जो कि इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए एंड सेक्शन जरूर देखें और इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं सिलेक्शन शॉट है क्या। सिलेक्शन शॉट सबसे सिंपलेस्ट वे शॉर्टिंग का है, जिसके अंदर हम एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं पूरे एरे के अंदर और उसको उसकी राइट पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम होना है और हमारा सिलेक्शन शॉट वर्क करने लग जाएगा। चलिए क्विक ग्लांस में देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, बेसिकली ये फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट मान लेगा, उसके बाद वो आगे जाके देखेगा, चेक करेगा कि इससे छोटा कोई एलिमेंट है, उसको स्मॉलेस्ट मान लेगा। अगर वो छोटा निकला तो, जैसे इस केस के अंदर 7 से छोटा 4 है, फिर आगे जाएगा, फिर कंपेयर करेगा कि इससे छोटा कोई है, उसको मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद वो उसको मिनिमम मान के चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा मिला, ये बड़ा मिला, ये बड़ा मिला, सबको स्किप कर देगा तो उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पर मिल गया, वो इस एलिमेंट को उठाएगा और इसकी फर्स्ट पोजीशन पर रख देगा। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन शॉट काम करता है। हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके देखेंगे, बट ओवरव्यू के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसको ऊपर से देख के सिंपल सा ये तो पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये एक एरे एलिमेंट को यहां से उठा रहा है और उसको बाकी सबके साथ में कंपेयर कर रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। मतलब एक छोटा सा पोर्शन उसमें सबट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सिंगल आइटम सबट्रैक्ट कर दिया और कंपेयर कर दिया विद रेस्ट ऑफ द एरे। तो इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। और इस प्रोसीजर के अंदर हम इसको रिकर्सिवली चलाते रहते हैं जब तक एक राइट एलिमेंट अपनी राइट पोजीशन पर ना पहुंच जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे ये काम हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक एरे ले लिया है जिसके अंदर हमारे पास में 6 एलिमेंट्स हैं, रैंडमली किसी भी ऑर्डर के अंदर इसमें डेटा रखा हुआ है। तो इसके अंदर कैसे काम होगा, इसका सिंपल सा प्रोसीजर ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं इसके अंदर। तो इसमें लूप क्या चलता है कि हम एक पूरे एरे के ऊपर एक लूप चलाएंगे जो 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ में कंपेयर करेगा। ठीक है, अब कैसे काम होगा वो देख लेते हैं। तो हमारे पास में 2 लूप होंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं 2 लूप। पहला लूप लेके चलते हैं, लेट्स से आई कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक जाएगा। राइट, अगर 0 से लेकर 5 तक आई जाएगा तो जे कहां पर जाएगा, जे जाएगा हमारे पास में 1 से लेके 5 तक। समझ पा रहे हो क्यों? देखो सिंपल सी बात है, हमारा एरे का इंडेक्स कैसे होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके अंदर जब मैं फर्स्ट एलिमेंट लूंगा, लेट्स से मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ये 7, जब आई मेरा इक्वल टू 0 होगा उस केस के अंदर इसका कंपैरिजन किससे होना चाहिए, इस बाकी के बचे हुए एरे से। ठीक है, मैं ये देखूंगा जो मेरा ith 0 पोजीशन पर एलिमेंट है, क्या इससे कोई भी छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये ही मेरा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो इनिशियली तो मेरे लिए मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, यही होगा। तो यहां पर मैं देखता हूं अगर मेरे पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, वो हो गया मेरे पास में 7। ठीक है, ith 0 के ऊपर। अब क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाके देखूंगा जिसके अंदर मैं j को स्टार्ट करने वाला हूं 1 से। ठीक है ना, जब मेरे पास में j इक्वल टू 1 होगा, i इक्वल टू 0 होगा, उस केस के अंदर हम ये चेक करेंगे वो कौन से 2 एलिमेंटों को चेक कर रहा होगा, वो चेक कर रहा होगा हमारा इस एलिमेंट को एंड इस एलिमेंट को। क्या इसके अंदर i 0 पर यानी कि 7 छोटा है j इक्वल टू 1 यानी कि 4 से, नहीं छोटा नहीं है वो बड़ा है। तो यानी कि मेरा जो नया मिनिमम हो जाना चाहिए वो 4 हो जाना चाहिए। तो मैं अपना नया मिनिमम क्या कर दूंगा, यहां से 7 कट करके 4 कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई और मैं आगे चला जाऊंगा। मैं अब देखूंगा क्या बचे हुए एरे के अंदर, जो ये बचा एरे बचा है, इसके अंदर क्या मेरे पास से छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही मैं कंपेयर करूंगा, इसको किसके साथ करूंगा, 1 के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट कंपेरिजन मेरा होगा 1 के साथ। अब 1 के साथ में किस चीज का कंपेयर होगा, 4 का। ठीक है ना, मेरे इस 4 का कंपैरिजन होगा 1 के साथ में। अब 1 जो है इससे छोटा है तो यानी कि मिनिमम मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास में जो ये i है ये और बढ़ जाएगा, सॉरी j है जो ये और बढ़ जाएगा, आगे j जाएगा 5 से कंपेयर करेगा अब इसको मिनिमम को।
मिनिमम 5 क्या 1 से छोटा है? नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या 8 इससे छोटा है? नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। क्या 2 मेरा 1 से छोटा है? इसको भी नहीं लेंगे। तो यहां से हम स्किप करते चले जाएंगे, यानी कि मेरे पास में मिन आ गया इस टाइम पर 1, ठीक है ना। किससे कंपैरिजन किया था मैंने? 7 से कंपेयर किया था, तो यानी कि 7 वाली जगह पर आ जाएगा 1। तो किस तरह से मेरे पास में बनेगा यहाँ पर नया एरे? तो फर्स्ट आइट्रेशन व्हेन आई वाज 0, उस केस के अंदर क्या होगा मेरे पास में? 7 जो है वो जो हमने मिनिमम मान लिया था स्टार्टिंग में, वो मिनिमम नहीं है। इंस्टेड 1 हमारे पास में मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे? 1 को 7 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मेरा नया एरे हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1। और किससे रिप्लेस हुआ है? ये मेरे पास रिप्लेस हुआ है 1 से। यहाँ पर जो 1 यहाँ पर था, तो यहाँ पर चला जाएगा 7। बाकी रेस्ट ऑफ द एरे मेरे पास में वही का वही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ कुछ और काम तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अपनी पोजीशन पर पहुंच गया है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अगर हम ओवरऑल बाहर से देखना चाहें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जब आई इज इक्वल टू 1 होगा मेरे पास में, और इस लूप को दोबारा चलाते हैं। मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूं, जिससे कि आपके साथ समझने में इसको दिक्कत ना हो। आई मेरा अब यहाँ पर हो गया 1, और मैंने मिन जो है मेरा पास में, अब नया मिन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, नया मिन हो जाएगा मेरे पास में 4, ठीक है ना। अब मुझे 4 को कंपेयर करते हुए जाना है, ठीक है ना। मैं 4 को कंपेयर करूंगा, मेरे पास में मेन इस टाइम पर 4 है। क्या ये 7 से छोटा है? हाँ, 7 से छोटा है, कोई नहीं, हम इसको स्किप कर देंगे। यहाँ से स्किप कर गए यहाँ से इसको, ठीक है। आगे देखा 5 से कंपेयर करा 4 को, क्या भाई 5 इससे छोटा है 4 से? नहीं भाई, 5 छोटा नहीं है, तो इसको भी स्किप कर गए। फिर हमने 8 को चेक करा, 8 छोटा है? नहीं है, इसको भी हम स्किप कर गए। फिर हमने 2 को कंपेयर किया, क्या ये छोटा है 4 से? यस, ये हमारे पास में छोटा आया है। तो हमें पता चला कि भाई मेरे पास में नया एलिमेंट जो है रिप्लेसेबल ये होना चाहिए। तो अब मेरे पास में नया मेन क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं किसको इंटरचेंज करूंगा? मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, इनकी पोजीशन को, ठीक है। और मेरे पास नया एरे बन जाएगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसकी मार्किंग को जरा ऊपर से कर देता हूं। तो मेरा जो स्वैप होने वाला है वो किस किस का होने वाला है? 4 का एंड 2 का, ठीक है। और मेरा जो नया एरे बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 7, ये 5 मैं एग्जैक्टली वहीं से उठा लूंगा, 8 वहीं से उठा लूंगा। स्वैप किसके साथ? 2 के साथ हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मेरे पास में दूसरा आइटरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर आई मेरे पास क्या था? 0, यहाँ आई मेरे पास था 1, ठीक है। अब मैं आई इज इक्वल टू 2 पर चलता हूँ, ठीक है ना। आई इक्वल टू जब मेरा 2 होगा यहाँ पर, तब क्या होगा? आई इज इक्वल टू 2 का मतलब 7, ठीक है। तो 7 वाला केस होने वाला है यहाँ पर। अब मैं 7 को कंपेयर करूंगा। अब मेरे पास में मिन क्या है? यहाँ पर 7 आ गया दोबारा। तो 7 का पहले मैं किससे करूंगा? पहले मैं करूंगा 5 से कंपैरिजन। मैं देखूंगा क्या मेरे पास में 5 जो है वो 7 से छोटा है? यस। तो मेरा नया मिन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात हो गई, ये बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद में 5 मेरा नया मिन है, 5 को मैं कंपेयर करूंगा 8 से। क्या ये इससे छोटा है? 8 जो है 5 से छोटा है? नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा, स्किप कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा 4 को जैसे चेक करूंगा मैं देखूंगा मेरे पास 5 क्या 4 से छोटा है? यस, दिस इज करेक्ट। तो मेरा नया मेन हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि अब इंटरचेंज कहां पर होगा? मेरे पास में इंटरचेंज होने वाला है मेरे पास में 7 का 4 के साथ में। यहां पे मेरा इंटरचेंज हो गया। अब मेरा नया एरे क्या बनेगा? इन दोनों को इंटरचेंज करके, चलो इसको लिख लेते हैं। नया एरे क्या बनने वाला है मेरे पास में? मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूं और मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि किसका इंटरचेंज होगा। 7 एंड 4 का मेरे पास में इंटरचेंज होगा इसके अंदर। तो मेरा नया जो एरे बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 1 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 5 अपनी जगह पर रहेगा, 8 अपनी जगह पर रहेगा, और 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? i इक्वल टू 2 के अंदर होगा। अब i मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3। जैसे मेरा i इक्वल टू 3 हो जाता है, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं इसकी थर्ड पोजीशन आयत के थर्ड इंडेक्स को देखूंगा, यानी कि मेरे पास में नया मेन जो हो जाएगा दोबारा से क्या हो जाएगा? 5। अब मेरा मेन की वैल्यू हो जाएगी 5 यहाँ पर, ठीक है। 5 को किससे कंपेयर करना है मुझे? 8 से। सबसे पहले जैसे 8 से कंपेयर करूंगा, क्या मेरा 8 जो है 5 से छोटा है? नहीं है, तो इसको स्किप कर दूंगा मैं। फिर मैं 5 को कंपेयर करूंगा किससे? 7 से। जैसे मैंने 5 को 7 से कंपेयर किया, मैं चेक करूंगा क्या मेरा 7 जो है 5 से छोटा है? नहीं है, मैं स्किप कर दूंगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी स्वैप नहीं हुआ इस स्टेप के अंदर, तो मेरे पास में एरे एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा। अब मेरे पास में नया एरे क्या रहेगा? वो रहेगा 1 2 4 5 एज इट इज, 8 एज इट इज एंड 7 एज इट इज। अब मेरा i क्या हो गया है? यहाँ पर 3 हो गया है, ठीक है ना। अब मेरे पास में i इक्वल टू 3 तक तो मेरा ट्रेवर्स हो चुका है। अब i की वैल्यू हो जाएगी 4 पे जाके चेक करूंगा मैं। जैसे ही मैं 4 पे जाके चेक करता हूँ यहाँ पर, तो i इक्वल टू 4 ये मेरे पास में मिन बन जाएगा। मिन बनने का मतलब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगा मेरे पास में 8। जैसे ही मेरे पास 8 होगा, 8 का कंपेरिजन एक एलिमेंट लास्ट ये बचा, इससे कंपेरिजन होगा। ये कहेगा क्या 7 जो है मेरा 8 से छोटा है, बड़ा है? वो कहता है छोटा है।
छोटा है तो एक काम करो भाई, आप एक्सचेंज हो जाओ, आगे तो लूप चलना नहीं है, आगे तो लूप खत्म हो चुका है, यानी कि अब यही रह गया, तो इनको एक्सचेंज कर दो, स्वैप कर दो इनको। तो भाई इनको जैसे हम स्वैप करेंगे तो मेरे पास में नया जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 4 5 7 एंड 8। अब आई मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है ना, आई इक्वल टू 4 हो गया है। अब मेरे पास में एक और लूप चलेगा, ठीक है, लास्ट लूप, क्योंकि लास्ट राउंड लगे चलने वाला है। जब आई इक्वल टू होगा 5 पर जैसे ही होगा तो 5 पर यहां पर जाके हम जैसे ही देखेंगे इधर ये 5th पोजीशन है, इसके बाद तो मेरे पास में यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि यहां पर कोई ऑपरेशन होना ही नहीं है, तो यहां पे हम रुक जाएंगे। ये मेरे पास में फाइनल आई इक्वल टू 5 पर मेरे पास में जो है फाइनल एरे बन जाएगा, और ये मेरे पास में शॉर्टेड एरे है, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझा दिया है, कैसे हमारे पास में एरे शॉर्ट हो रहा है, कैसे बार बार लूप चल रहा है, कैसे वो कंपेयर कर रहा है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ में, और कैसे वो शॉर्टेस्ट एलिमेंट को उठाकर लेकर आ रहा है और उसकी राइट पोजीशन पर उसको रख रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई है। तो चलिए चलते हैं इस ब्यूटीफुल चीज को एक बार एनिमेशन में और देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा होता है। हमारी विजुअल एल्गो की तरफ चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं। आ गए हम अपनी विजुअल एल्गो वाली वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम इसको एनिमेटेड वे के अंदर चेक करेंगे। जो एरे हमने अभी एग्जांपल में लिया था सेम एरे हमने यहाँ पर डाल दिया है। आप देख सकते हो 741582 यही हमने वहां पर लिया था। इसको हम शॉर्ट करके देखेंगे और देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है। अब जैसे कि हमने देखा था ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को ले लेगा वो स्मॉल, ठीक है ना, मिनिमम ले लेगा और रेस्ट ऑफ द एरे के साथ में कंपेयर करके देखेगा। यहां पर वो ये काम करेगा, यानी कि 7 को जो लेगा स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम लेगा, ठीक है। मिनिमम उसने लिया, 4 से कंपेयर किया, हाँ 4 एकदम से छोटा था, नया मिनिमम मेरे पास 4 हो गया। अब फिर से 1 से किया था, 1 भी छोटा था, 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब इसने देखा कि 1 और 7 को कंपेयर कर लिया, थ्रू आउट द एरे हो गया। सेम वही चीज 4 से कर रहा है। अब यहां पर उसने देखा 4 और 2 जो है 2 से छोटा है, तो उसने 4 और 2 को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब उसने नया जो स्टार्ट करा वो 7 से स्टार्ट किया, 7 और 5 को कंपेयर किया, 7 5 में 5 छोटा है उसको ले लिया, 5 एंड 8 एंड 8 एंड 5 एंड 4 को चेक किया और उसको स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से जैसे हमने उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखा था, यहाँ पर वही काम हो रहा है। थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में हो रहा है, मैं उतने जल्दी कमेंट्री नहीं दे पा रहा उस पर, तो बाकी आप समझ ही पा रहे हो कैसे ये काम हो रहा है। तो इसको मैंने एनिमेटेड वे के अंदर आपको समझा दिया, जैसे कि आपको दिख गया कि कैसे हमारे पास में शॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क कर रही होती है। अब देखो हमारा पूरा जो एरे है ये शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे ये एल्गोरिथम लिखी जाती है और कैसे ये सिलेक्शन शॉर्ट काम कर रहा होता है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, क्या क्या करना है। 2 लूप चलाने हैं। फर्स्ट लूप जो है वो पूरे एरे के ऊपर चलेगा, सेकंड जो एरे है वो नेक्स्ट एलिमेंट से एंड ऑफ द एरे तक चलेगा और सबसे कंपेयर करता हुआ चलेगा। तो इतना सा काम हमें करना है और इसको इंप्लीमेंट करके देखना है। चलो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। आ गए हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। हम देख सकते हैं हमने वो सेम एरे यहाँ पर ले लिया है एज एन इनपुट जो हम यूज करेंगे। हमने एक बॉयलरप्लेट जो कोड रखा है इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का नाम हमने सिलेक्शन शॉर्ट रख दिया है, जिसके अंदर एक एरे इनपुट जाएगा और सेम एरे जो है मेरे पास में आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑपरेशन विद इन एरे हो रहे हैं, इसलिए हमें नई मेमोरी स्पेस या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सेम एरे हम इसमें रिटर्न कर देंगे। मैंने 2 कंसोल कर लिए हैं। पहला कंसोल की बिफोर शॉर्टिंग जो हमारा एरे है वो मैंने प्रिंट करके देख लिया है। उसके बाद मैंने सिलेक्शन शॉर्ट मेथड को यहाँ पर रन करके देख लिया एंड यहाँ पर आफ्टर जो शॉर्टिंग है वो क्या होने वाला है वो मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया है। अभी इस कंडीशन में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारे पास में सेम एरे दोनों बार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई लॉजिक इसके अंदर लिखा नहीं है। तो अभी काम करते हैं, अपना लॉजिक यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा शॉर्टिंग वर्क करता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि जो हमारे ये एरे है इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमें काफी जगह पर यूज होने वाली है, तो इसलिए इस लेंथ को एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेंथ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसने एरे डॉट लेंथ से उसकी लेंथ निकाल ली है। डॉट लेंथ जो है एक प्रॉपर्टी होती है एरे की, तो इसके थ्रू हम एक एरे की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एरेज के अंदर इस लेंथ की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी एरे वाली वीडियोस देख सकते हैं, वो मैंने पिन कमेंट कर दी है। और या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हैं जिससे आपके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लूप चलाना है जो थ्रू आउट द एरे हमारा चलेगा। तो लूप चलाने का मतलब सिंपल सा ये है, हम 0 से लेकर जो इसकी लेंथ तक है वहां तक एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे और उसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो फर्स्ट लूप लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने अपना फर्स्ट लूप यहाँ पर लिख दिया है, जिसके अंदर मैंने उसको आई से स्टार्ट कराया 0 से और लेंथ तक चलाया है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर लेंथ आने वाली है 3 and 3 6,
ठीक है, तो 6 का मतलब 5 तक चलेगा क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू मैंने ऑपरेटर नहीं लगाया, तो 0 से लेके 5 तक मेरा ये लूप चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा था जब हम लूप अपना स्टार्ट करें तो फर्स्ट टाइम पर जो पहला एलिमेंट मिलने वाला यानी कि i इक्वल टू 0 पर जो एलिमेंट मिलने वाला मैं उसी को ही मिनिमम लेकर चलूंगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू नेक्स्ट होगी तो मैं उसके बाद उसको मिनिमम लेके चलूंगा, यानी कि जो ith पोजीशन में मेरा एलिमेंट होगा उस टाइम पर फर्स्ट राउंड के अंदर, फर्स्ट आइटरेशन के अंदर वो मेरा मिनिमम होगा। उसके बाद जो मेरे पास में एक और लूप इसके अंदर चलाना पड़ेगा, यानी कि लूप के अंदर एक और लूप लगेगा। ठीक है, उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि उससे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बचे हैं एरे के अंदर वो उसमें से कोई छोटा है कि नहीं है। अगर कोई छोटा नहीं मिला उससे तो वही जो मेरा एलिमेंट था वही मेरा मिनिमम रहा, अदरवाइज जो भी छोटा रहा उसका इंडेक्स उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा कि ये मेरा छोटा है। ठीक है, कुछ इस तरह का लॉजिक मैं बनाने वाला हूं। और जो ये एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, इसको मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल के छोड़ दूंगा, जिससे क्या होगा मैं बाद में जब स्वैप करूंगा तो मैं उस टेम्परेरी वेरिएबल वाले एलिमेंट को उठाकर स्वैप कर दूंगा इस नए मिनिमम से। ठीक है, सिंपल सा ये काम करने वाला है। तो चलिए अपने दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अपना मिनिमम एंड टेम्परेरी वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट हम मिनिमम किसको लेंगे, जो भी ith पोजीशन पर होगा, और इसको हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द एरे के साथ में। और इसी एलिमेंट को जो हमारा ith पोजीशन पर है इसी को मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल लूंगा। बाई चांस मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ा तो मैं इससे उठा के उसको बाद में किसी से रिप्लेस कर दूंगा, नहीं करना पड़ा तो ये मेरा अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, दोनों मैंने उठा के रख लिया। एक लूप चलाना पड़ेगा मुझे जो कि इससे नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा और टिल एंड ऑफ द एरे चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो चलो एक और लूप लगाते हैं। यहाँ पर मैंने एक और लूप यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है जहां पर मेरे पास में स्टार्ट करा है मैंने j को i+1 से। ठीक है, जो भी मेरे पास i की वैल्यू होगी उसमें +1 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा, जो भी उसकी लेंथ है वहां तक चलेगा। ठीक है, ये इंक्रीज होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कंपेयर करने के लिए एक और लूप यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ये जो हमारे पास में लूप बता रहा है, ये क्या चेक कर रहा है इस अंदर वाले लूप के अंदर कि क्या हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इस एलिमेंट से, जो ये टेम्परेरी एलिमेंट है या फिर जो करंट ai पर जो हमारे पास में एलिमेंट है इससे छोटा है। छोटा है तभी रिप्लेस करूंगा मैं। तो एक कंडीशन लगा देता हूं यहां पर, इफ अगर मेरे पास में जो jth एलिमेंट है एरे का वो मेरा ai या a min जो यहां पर है, min मेरा बार बार चेंज होगा, इस min से छोटा है। अगर छोटा है तो क्या करो, मेरा जो min है उसको मेरा ये j के बराबर कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं इस min को j के बराबर कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब जैसे ही मेरे पास में कोई भी एलिमेंट मिलेगा जो कि मेरे पास में jth एलिमेंट होगा जो कि इस मिनिमम से छोटा होगा, मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं स्किप करता हुआ चला जाऊंगा। हम स्किप कर रहे थे यहाँ पर। तो इतना काम मेरे पास में हो गया, ये मेरे पास में लूप चल गया। ठीक है, इसने मुझे बता दिया कोई मुझे मिला एलिमेंट या नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ मेरे पास में, जैसे ही मुझे ये सब कुछ मिल गया मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर स्वैप कर दूंगा इन दोनों एलिमेंट्स को, जो मेरे पास में मेन रहा उसके साथ में किसको, इस टेम्परेरी वेरिएबल को। ठीक है ना, जो मैंने यहां पर रख लिया इन दोनों एलिमेंट्स के करूंगा क्योंकि यहां पर मेन पोजीशन मैंने ढूंढी है और ये वो एलिमेंट है जो i इक्वल टू जो भी चल रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट को मैं किसके साथ कर दूंगा, जो भी मेरे पास में मेन निकल के आया उसके साथ मैं स्वैप कर दूंगा। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं इस काम को। तो मैंने क्या करा, ith पोजीशन के ऊपर जो भी मेरे पास में मेन एलिमेंट था वो मैंने डाल दिया। ठीक है ना, यानी कि अगर करंटली मेरे पास में i इक्वल टू 0 था तो 0 की जगह पर मेरे पास जो मेन आया वो ले लिया। अगर इसको देखा जाए क्या होगा, वो i इक्वल टू 0 मेरे पास में 7 है, तो 7 की जगह पर जब ये लूप चलेगा तो मेरे पास 1 आ रहा होगा मेन। ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट 1 जो है 7 की जगह पर आ जाएगा, जो हमने करके भी देखा था। ठीक है ना, तो वो यहां पर चला गया। अब क्या होगा कि अब जब हम देखेंगे इंटरमीडिएट क्या स्टेप बन गया यहाँ इसको करने से, कि यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर भी यहां पर भी 1 हो गया वो। ठीक है ना, और यहां पर भी 1 हो गया था। तो मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर जो है मेरे पास में 1 है, इसको मुझे टेम्परेरी वेरिएबल जो मैंने 7 रखा हुआ उसको उठाकर डाल देना है। तो एक काम करता हूं, इस टेम्परेरी पोजीशन पर जो भी मेरा मेन की पोजीशन थी वहां पर उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं डाल देता हूं। इस तरीके से मेरा एक जो है इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये लूप जो है दोबारा चलेगा, यानी कि इसने फर्स्ट राउंड के अंदर जब i इक्वल टू 0 है उसके लिए काम कर दिया, फिर i इक्वल टू 1 के लिए करेगा, 2 के लिए करेगा, एंड जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक ये चलता जाएगा। उस तरीके से ये अपनी अपनी पोजीशन पर उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाता चला जाएगा। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। तो एक काम करते हैं, इस लूप को चला के देख लेते हैं, इस फंक्शन को चला के देख लेते हैं और देखते हैं क्या मेरा पास में जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। देख तो रहिए आपने मेथड इसके अंदर नीचे क्या है, कंसोल कर दिया जो मेरे पास में बिफोर था।
उसके बाद सिलेक्शन शॉर्ट चला दिया मैंने और उसके बाद में उसका आउटपुट प्रिंट कर दिया आफ्टर शॉर्टिंग। रन करके देख लेते हैं क्या मेरे पास में आउट आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, देखो जो हमें चाहिए था वो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में अनशॉर्टेड एरे था और ये हमारे पास शॉर्टेड एरे आ गया है। सारा का सारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। ये सिंपल सा इंप्लीमेंटेशन था हमारा सिलेक्शन शॉर्ट का। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गई तो चलो अब इसके अंदर बहुत अच्छी चीज देख लेते हैं जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की। तो ये यार ये सिंपल सा है, आप खुद ही जानते हो। अगर आपने हमारी बिगो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको पिन कमेंट मैंने कर दिया है, इस वाली जगह पर जाके देख लीजिए या हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज से एटलीस्ट हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई लूप के अंदर जब लूप चल रहा होता है उस केस के अंदर यूजुअली हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारे पास क्या होती है, एन स्क्वायर की आती है। ठीक है ना, लूप के अंदर लूप मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एन इंटू एन हो गया तो एन स्क्वायर मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास में यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। ठीक है ना, अब देखने वाली बात ये है कि क्या हमेशा ही इसकी आने वाली है। हाँ भाई, इसकी हमेशा ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आप इसको डेटा दे दो वो दो लूप चलाएगा ही चलाएगा और ऐसे ही चलाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में एन स्क्वायर आने वाली है। और इस चीज को आप यहां पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सिलेक्शन शॉर्ट है, इस सिलेक्शन शॉर्ट की जो हमारे पास में बेस्ट केस जो है वो भी एन स्क्वायर आता है, एवरेज केस जो है वो भी एन स्क्वायर आता है, वर्स्ट केस जो है वो भी एन स्क्वायर आता है। बट एक अच्छी बात जो आती है वो होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ 1 आती है। ऑल्दो आज के जमाने में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा तो मैटर नहीं करती, बट स्टिल कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बट उस केस के अंदर इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ 1 आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि भाई इसने कोई एडिशनल स्पेस ली ही नहीं है। आप हमारी जब प्रोग्राम को देख रहे थे उसके अंदर हमने कोई एडिशनल काम करा ही नहीं है। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे थे जो कि ऑर्डर ऑफ 1 ही है और अब इसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं है, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 ही आनी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात इसके अंदर होती है, इसकी जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑर्डर ऑफ 1 है। अदरवाइज बाकी सब चीजें खराब हैं भाई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बट स्टिल बहुत एलिमेंट्री हमारे पास में एल्गोरिथम है। पूछ लेते हैं कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ आता है या नहीं आता, इसलिए समझना जरूरी था, वो मैंने आपको इसलिए डिटेल के अंदर समझा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कंक्लूजन ले लेते हैं इस वीडियो का, क्या बना हमारे पास कंक्लूजन आता है। तो सबसे पहले एक चीज हमने क्या देखी है कंक्लूजन के तौर पर, अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई इसके अंदर बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, कोई सा भी केस हो, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही आना है। ये चीज समझ में आ गई है क्योंकि इसके अंदर दो लूप चल रहे हैं, लूप के अंदर लूप चल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी स्टेट हो, कैसा भी कुछ हो, कैसा भी डेटा हो। देखो भाई, अगर आप शॉर्टेड डेटा भी दे दोगे तब भी ये एन स्क्वायर टाइम ही चलेगा ही चलेगा। इसको मतलब ही नहीं है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता यार क्या डेटा दे रहा हूँ, शॉर्टेड दे रहा हूँ तब भी चलाएगा, अनशॉर्टेड दे रहा हूँ तब भी चलाएगा, उतना ही चलाएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो भाई ये ही रहनी है। ठीक है ना, अब ये भाई साहब कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, देखो इंटरनल या एक्सटर्नल शॉर्टिंग। ठीक है, देखो भाई साहब इंटरनल शॉर्टिंग क्या होती है कि हमारे पास में जो हमने एरे दिया उसी के अंदर ही हमने थोड़ा सा काम किया एंड उसी के अंदर डेटा रखा। एक्सटर्नल क्या कहता है भाई साहब, हमने एक एडिशनल स्पेस ले ली और उसके अंदर काम किया। मतलब अगर हम क्या करते, हम यहाँ से छोटा एलिमेंट उठाते और दूसरे एलिमेंट डाल देते, फिर दूसरा छोटा निकालते, फिर दूसरे उसके एरे के अंदर डाल देते। तो उस केस के अंदर हम एक्सटर्नल स्पेस यूज कर रहे होते और उस एक्सटर्नल स्पेस की वजह से हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। ठीक है ना, तो उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज भी करा जाता है। तो यानी कि इसके अंदर एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, सारा का सारा काम विद इन एरे ही हुआ। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है ना, अब ये डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर या कंटेंट, किसी के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई साहब। नहीं यार, कुछ नहीं, दो लूप चलने वो चलने, स्ट्रक्चर के ऊपर ही कह सकते हो कि हाँ भाई दो लूप चलने तो चलने ही है, बट कंटेंट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है ना, आप इसको शॉर्टेड दे दो, अनशॉर्टेड दे दो, रिवर्स ऑर्डर दे दो, असेंडिंग दे दो, डिसेंडिंग दे दो, वो भाई साहब चलना ही चलना उसको एन स्क्वायर टाइम। भाई उसको मतलब क्या, वो पहले को कंपेयर करेगा सबके साथ में, दूसरे को कंपेयर करेगा सबके साथ में, तीसरे को कंपेयर करेगा सबके साथ में, उसको मतलब ही नहीं है उसको क्या है डेटा। ठीक है ना, तो यानी कि कंटेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। उसके बाद भाई एक बात है, स्टेबल है या अनस्टेबल एल्गोरिथम। अब स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है? स्टेबल का मतलब क्या हो गया, बाई चांस मेरे पास में ये एक एरे है, मान लो यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 50। ठीक है ना,
अगर मैं यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग करता हूं तो अब जब मैं शॉर्टिंग कर रहा हूं, लेट्स से हमारा ये जो 20 है और 20 जो सेम एलिमेंट हैं, इनकी पोजीशन इसी ऑर्डर में रहती है, तब तो इसको हम कहेंगे स्टेबल। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हम इसको कहेंगे अनस्टेबल। तो अनस्टेबल का मतलब क्या होगा कि मान लो ये है 21, हम इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं। ठीक है ना, अगर किसी शॉर्टिंग टेक्निक के अंदर ये इस तरह से बन गया 22nd 21st, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आ गया ये 30 40 और 50। ठीक है, अब यहां पर तुम देख पा रहे हो कि हमारे पास में इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है ना, ऑर्डर चेंज हो गया मतलब हमारे पास में आना चाहिए था, ये फर्स्ट वाला पहले आना चाहिए था और सेकंड वाला बाद में आना चाहिए था, बट ये ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस तरह के जो शॉर्टिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको कहते हैं हम अनस्टेबल। ठीक है ना, वो एल्गोरिदम अनस्टेबल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह के इसको कहते हैं अनस्टेबल, जिसके अंदर हमारे पास में ऑर्डर प्रिजर्व रह जाता है। मतलब जो 20 ये फर्स्ट वाला और 20 सेकंड वाला इसी ऑर्डर में आता और आगे शॉर्टिंग चलती। तो इस वाले के अंदर हमारे पास में इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको स्टेबल कहेंगे। ठीक है ना, और ये हो गई मेरे पास में अनस्टेबल। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई है, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होते हैं। तो हमारी ये जो एल्गोरिथम स्ट्रेटेजी है, अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये कैसे चेक करोगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर ये 20 जो है इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं 2। ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब एक काम करते हैं, जब इसके अंदर हम स्वैपिंग कर रहे होंगे कैसे काम हो रहा होगा। देखो भाई साहब, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो मेरे पास में यहाँ पर जो मिन होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 20 आ रहा होगा। ठीक है ना, अब 20 का रिप्लेसमेंट यहाँ पर किससे होगा, इससे कंपेयर करेंगे, इससे छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है, ये छोटा है 2। तो यानी कि मेरे पास में जो ये होगा नया जो एरे बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 46 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा, ये सेकंड है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 20 है ये आ रहा है फर्स्ट वाला। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये 20 फर्स्ट वाला आ गया मेरे पास में, ये 20 मेरे पास फर्स्ट वाला आ गया और यहाँ पर जो 20 है सेकंड आ गया। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो इसकी वजह से ये जो है एक अनस्टेबल एल्गोरिदम है। तो दिस इज एन अनस्टेबल एल्गोरिदम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एल्गोरिदम आई है ये अनस्टेबल एल्गोरिदम आई है, स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एल्गोरिदम अप्रोच कौन सी यूज करी हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास में ये एरे है इसके अंदर हम फर्स्ट सेक्शन जो है इसको यहाँ पर ले रहे हैं और रेस्ट ऑफ द एरे जो है मेरे पास में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सेक्शन हटाया और बाकी के साथ कंपेयर कर लिया। तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। तो यहाँ पर एल्गोरिथम जो हम यूज करने वाले हैं कौन सी करने वाले हैं, सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। तो इसी के साथ हमारा सिलेक्शन शॉट कंप्लीट होता है। तो इस तरह की बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है। अगर आप लोग हमसे कमेंट करते हैं, हमारे पास अपने क्वेश्चंस भेजते हैं तो हम उनके आंसर्स देने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग, बी विद योर फ्रेंड्स, बी विद योर लव वंस एंड टेक केयर। बाय बाय।